हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 4, जो कि है बनारस और दिशा। और इसके जो लेखक हैं वो हैं केदारनाथ सिंह जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ सिंह जी का जो जन्म है वो बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। उसके बाद वहीं पर वहीं से इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय गोरखपुर में ये हिंदी के अध्यापक भी रहे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इन्होंने भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर काम किया और वहां से अवकाश प्राप्त किया। केदारनाथ सिंह जो है वो मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं और इनकी कविताओं में इन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की जो कविताएं हैं उनमें शोर शराबा ना होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन रोटी बैल आदि इनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं और संवेदना और विचारबोध इनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और भी ज्यादा समीप ले जाता है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की जो भाषा और नमय पारदर्शी हुई है और उनमें एक नई त्रजुता और बेलोसपन आया है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते हुए दिखाई देते हैं और शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास की दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आशान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अभी तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाग टालसटाए और साइकिल, कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह है और हाल ही में इनकी जो चुनी हुई कविताएं हैं उनका संग्रह प्रतिनिधि कविताओं के नाम से भी प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। इनके द्वारा जो संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है वो है बनारस। बनारस जो है एक कविता है और इसमें जो प्राचीनतम शहर है बनारस, उसकी जो सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी कि इसमें जो हमें बनारस का जो एक चित्रण है वो यहाँ पर दिया गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे जो भिखारी हैं उनके हाथों में कटोरे हैं, भिखारियों के कटोरे, और जिनमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में दिखाया गया है। इस शहर के साथ जो मिथकीय आस्था काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। ठीक है, और जो लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप जो है वो बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। उसके बाद जो हमें यहाँ पर दिखाया गया दूसरा जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, इसी में जो हमारा दूसरी कविता है वो है दिशा। ये भी एक कविता है, ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित है और जिसमें पतंग उड़ाते हुए बच्चे जो हैं, जिसमें जो पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। बालक का जो उत्तर होता है वो बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर की तरफ ये पतंग जा रही है। तो यहाँ पे ये जो कविता है वो बहुत छोटी सी कविता है और वो कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और कविता की जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा सहज है। अब हम आते हैं चैप्टर पर। बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है।
इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बनारस का चित्रण किया गया है इस कविता में, ठीक है। बनारस जो जगह है उसके बारे में बताया गया है। कवि जो है प्राचीन नगर बनारस के वैभव एवं सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस शहर में जो वसंत का आगमन है, ठीक है, वो हो चुका है। वसंत का जो आगमन है वो अचानक होता है और अर्थात बनारस अत्यंत वैभवशाली नगर है, ठीक है। यानी कि जो शहर में वसंत जो है जब वो आता है तो कवि कहना चाहते हैं कि जो बनारस है वो बहुत ही ज़्यादा वैभवशाली नगर है। यहाँ पर हर समय श्रद्धालु एवं पर्यटक इसका सौंदर्य एवं सांस्कृतिक वैभव देखने आते रहते हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में वसंत आता है तो लहरतारा या मड़ुवाडी मोहल्ले में धूल का बवंडर सा उठता है और उठने लगता है, और इस मतलब कि जो मोहल्ला है उसमें धूल का बवंडर सा उठने लगता है, ठीक है। और मतलब लहरतारा या मड़ुवाडी मोहल्ले में धूल का बवंडर सा उठता है। इस मौसम में इस प्राचीनतम शहर की जो जीभ है वो किरकिराने लगती है। नेक्स्ट पर आते हैं। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि वसंत के आने पर सब ही जो हैं वो खुश हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ के सभी लोग या जानवर भी जो हैं वो भी खुश हो रहे हैं, ठीक है। पशु पक्षी भी खुश हो रहे हैं। तो हर एक के मन में एक सुखबुगाहट है, ठीक है। जो नहीं है वह अंकुरित होने लगता है, और मतलब जो नहीं है या जो नहीं हुआ है वो भी वहाँ पर होने लगता है। जब बनारस आता है एक खुशी का माहौल वहाँ पर होता है, ठीक है। तो कवि जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जिन पर्यटकों के मन में श्रद्धा भाव नहीं था, यहाँ का वैभव एवं सौंदर्य देख उनके मन में भी श्रद्धा आने लगती है। दशाश्वमेध घाट पर जाने पर आदमी को लगता है कि घाट का जो आखिरी पत्थर है वो भी मुलायम हो गया है, और श्रद्धालु आस्था धर्म और भक्ति में डूबकर अपनी जड़ता को खो देते हैं। घाट की जो सीढ़ियां हैं उन पर जो बैठे हुए बंदर हैं उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी है, और वहां पर जो भिखारी बैठे हैं, ठीक है, वहां भिखारियों के कटोरे एकदम खाली हैं और वसंत आने पर उनमें चमक सी आ जाती है। यानी कि भिखारियों को भी लगता है कि वसंत आएगा तो हमारे कटोरे जो हैं वो भी भर जाएंगे। तो सभी लोग जो हैं सभी मतलब वहां पर सभी खुश हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि श्रद्धालुओं के बनारस आने पर चारों ओर खुशी छा जाती है। ऐसे मनोरम वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत आने से चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं, वैसे ही खुआं आपने कहीं देखी है। बनारस के घाटों पर जो बैठे हुए भिखारी हैं उनके कटोरों में भक्तों एवं पर्यटकों द्वारा डाली गई जो भीख है उससे उनके चेहरे पर वैसी ही खुशी देखी जा सकती है। जिस तरह हजारों लोगों के जाने से यह शहर खाली होता है, उसी तरह आने से भी भर जाता है। इसी प्रकार लोग प्रतिदिन शवों को कंधों पर लादे हुए अंधेरी गलियों से चमकती मोक्षदायिनी गंगा की गोद में विस्तृत करने के लिए ले जाते हैं। अर्थात लोग सांसारिकता त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। कवि जो हैं वो बनारस की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मतलब यहाँ पर सभी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और बनारस के आने से सभी की आंखें जो हैं वो चमकने लगी हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बनारस की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो धीरे धीरे धूल उड़ाते हुए गंगा की ओर जाते हैं, ठीक है। जाते रहते हैं, और रास्ते के दोनों ओर बने मंदिरों से घंटे और घड़ियाल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सायंकाल में यही भीड़ आरती के लिए मंदिरों में धीरे धीरे एकत्र होने लगती है। नेक्स्ट पर आते हैं। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय।
दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओ, सैकड़ों बरस से। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो बनारस है, ठीक है, तो इस कवि मतलब इन पंक्तियों में जो कवि है वो बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ वहाँ के जो बनारसीपन है उस पर भी प्रकाश डालते हैं, और कहते हैं कि इस शहर में जो आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास तथा भक्ति है उसका संगम है। यहाँ गंगा की अटलता और मानवता के भी दर्शन होते हैं। कवि जो है वो बनारस की धीमी जिंदगी के बारे में बताते हैं, और यहाँ पर जो हर कार्य है उसमें धीमापन है, यानी कि सब काम धीरे धीरे हो रहे हैं, सब जो है वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। तो ये जो धीमापन है वो एक लय में चल रहा है, एक लय बन गया है और जीवन शैली बन गई है वहाँ के लोगों की, और वहाँ पर जाने वाले लोगों की भी एक जीवन शैली बन गई है, जो सारे शहर को मजबूती से बांधे हुए है, एक मजबूत धागे से बांधे हुए हैं। यहाँ का जो जीवन है वो ऐसा हो गया है कि यहाँ कुछ बदलता नहीं है, यहाँ कुछ गिरता नहीं है, कुछ हिलता भी नहीं है, और यहाँ जो चीज़ें हैं वो जहाँ पर रखी थी वहीं पर है, अर्थात यहाँ की जो संस्कृति है वो आज भी पुरानी है, जैसी पहले थी आज भी वैसे ही है, कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसमें बदलाव नहीं आया है। यहाँ की गंगा पुरातन है, वहाँ बंदी नावें भी पुरानी है, और तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों सालों से वहीं पर रखी है जहाँ उन्हें पाया गया था। खड़ाऊ होती हैं जो पैरों में पहनते हैं, पुराने ज़माने में एक लकड़ी के जैसी पैरों में पहनने के लिए होती थी, चप्पल जैसी होती हैं पर वो चप्पलें नहीं होती हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। इसे अचानक देखो अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मतलब इस शहर का एक सांस्कृतिक वैभव है, ठीक है। तो उसे बताते हुए जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब शाम शुरू होती है तो बिना किसी सूचना के शहर में सब घुसे चले आते हैं, ठीक है, बिना किसी सूचना के सब शहर में घुस जाओ। इसे कभी आरती के आलोक में अचानक देखो, और इस शहर की जो बनावट है वो अद्भुत है। सायंकालीन आरती और दीप मालाओं के प्रकाश को गंगा धारा में देख ऐसा लगता है जैसे आधा बनारस जल में उतर आया है। मंत्रोच्चार की ध्वनियों में आधा बनारस उतर आया लगता है, और दीप मालाओं के मध्य लगता है जैसे आधा बनारस फूलों से सज उठा है। तो घाट पर जो जलती चिताएं हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आधा बनारस वहीं उतर आया है, ठीक है। और जो आधा बनारस है वो सब फूल से एकदम सुंदर सा सज गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में, अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो दीप मालाओं के मध्य जब हम जाते हैं वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा बनारस फूलों से सज उठा है, ठीक है। तो मतलब जो आधा बनारस है वो घाट पर जलती चिताएं देख ऐसा लगता है कि आधा बनारस वहीं उतर आया है। आधा बनारस नींद में सोया लगता है, तो आधा शंख की पावन ध्वनि में खोया लगता है। ध्यान से देखने पर यह शहर सुंदर स्वप्न जैसा लगता है जो कभी होने और कभी ना होने का आभास कराता है। नेक्स्ट पर आते हैं, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि ये जो शहर है वो बिना किसी स्तंभ के खड़ा है, वह विरासत को थामे हुए है। बनारस आने वाले व्यक्ति जो हैं उसकी आस्था ने उन्हें बांध रखा है। यहाँ आरती के समय पात्र से उठने वाली जो ज्योति है उसकी लौ तथा धुएं गंगा के पावन जल में स्तंभ बन जाते हैं, और चारों ओर जो फैली हुई आरती है उसकी सुगंध वो स्तंभ, उसकी जो सुगंध है, ठीक है, चारों ओर फैली आरती की सुगंध स्तंभ बन जाती है।
भक्तों एवं श्रद्धालुओं के उठे हाथ जो अदृश्य सूर्य को अर्घ्य दे रहे होते हैं वो स्तंभ से प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि ये जो शहर है, ठीक है, इस शहर और गंगा घाट पर जो आस्था और भक्ति है उसका संगम सदियों से होता आ रहा है। यह हजारों वर्षों, मतलब जो ये संगम है, ठीक है, आस्था और भक्ति का संगम है, वो सदियों से होता आया है। यह हजारों वर्षों से गंगा के जल में एक टांग पर खड़ा होकर कार्य कर रहा है और दूसरी टांग की कोई खबर ही नहीं है। दूसरी टांग की कोई खबर नहीं है, अर्थात यहाँ शहर में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो परंपरा को निर्वाह कर रहा है और दूसरा वर्ग आधुनिकता में डूब गया है। यानी कि जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि शहर में आधा जो वर्ग है, ठीक है, वो परंपरा को ऐसे ही चलाते आ रहा है पहले उससे, और जो दूसरा वर्ग है वो जो नई आधुनिकता है उसमें डूब गया है। यहाँ पर हमारी वाली जो कविता है वो कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारी दूसरी कविता है, दिशा। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मतलब उन्हें एक बच्चा मिला, ठीक है, कवि स्कूल के एक बच्चे से प्रश्न करते हैं कि हिमालय किस तरफ स्थित है, और वह जो बच्चा है वो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। जो बच्चा है वो कहता है, बच्चे ने बताया कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। और ये जो जवाब है, ये जवाब सुनकर लेखक सोचने पर मजबूर हुआ। और नेक्स्ट पर आते हैं, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो कवि हैं वो सोचते हैं, उसने सोचा कि अब उसे यह मान लेना चाहिए कि उसे पहली बार यह पता चला कि हिमालय किधर है। कवि ये बताना चाहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी पतंग, जो उसकी उड़ती हुई पतंग है वो है, मतलब थी, उड़ती हुई पतंग थी, और उसे हिमालय की दिशा महत्वहीन लग रही थी। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से ही देखते हैं, बच्चों का अपना नज़रिया होता है देखने का। और जो कवि हैं, मतलब जो पतंग है, जब कवि उनसे पूछते हैं कि हिमालय किधर है, तो जो बच्चा है वो बताता है कि जिधर की तरफ मेरी पतंग उड़कर जा रही है उधर की तरफ ही हिमालय है। उन्हें हिमालय से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी पतंग पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई हिमालय से या किसी और चीज़ से लेना नहीं है। और ये बात जो है वो कवि को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन फिर कवि भी सोचते हैं कि हाँ, जिधर बच्चे की पतंग उड़ती जा रही है उधर ही हिमालय है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।